बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया टेलीविजन की बजट नशरियात में खुशामदीद। मैं हूं अनीस शेख। पिछले कई सेशंस में हमने बात की है कि इस बजट से हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए। इसके अलावा हमने कोशिश की है कि पिछले बजट को डाइसेक्ट करें। पिछले बजट में जिन ख्यालात का इजहार किया गया था, जिन इक़दामात की यकीन दहानी कराई गई थी, क्या वो उठाए गए हैं। पिछले बजट के बाद से हमारी इकॉनमी में क्या फ़र्क पड़ा है। कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ख़ास तौर पे खाम तेल की प्राइसेस। उसके अलावा जो सैलाब आया उससे भी हमारे मुल्क की मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो किए जा सकते थे और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं किए गए। जो फ़र्क पड़ा हमारी मईशत का वो बड़ा वाज़ेह है। ख़ास तौर पे अगर हम बैरूनी सरमायाकारी को देखें तो उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अगर अप्रैल तक हम देखें, जुलाई से, तो ये जो वॉल्यूम है ये पिछले साल के मुकाबले में खासा कम हो चुका है। लास्ट ईयर ये 1.7 बिलियन था, स्टिल लो, और हम मजीद नीचे जा चुके हैं। अब 1.2 बिलियन डॉलर जो हैं इस माली साल के पहले 10 माह के दौरान पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए गए। तकरीबन जो हैं 2 अरब डॉलर लास्ट ईयर इन्वेस्ट किए गए थे। स्टिल अ वेरी लो क्वांटम ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम अब उससे भी नीचे जा रहे हैं। अगर सनदी तरक्की के हवाले से बात करें और पिछले 3-4 सालों को देखें तो एक मिली जुली पिक्चर सामने आती है। अगर हम 2008 को देखें तो हमारी जो एवरेज तरक्की थी वो थी 1.4%। 2009 में बहुत बुरे गिरे, अब माइनस में चले गए और 0.1% रह गई। 2010 में शायद लोअर बेस इफेक्ट की वजह से ये थोड़ी सी बेहतर रही, 8.8%, और इस दफ़ा भी यही खदशा है कि हम माइनस में ही रहेंगे। हम माइनस में क्यों रहेंगे, इसकी एक बहुत बड़ी वजह बिजली का बहरान है। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। सोहेल अशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। आप चेयरमैन हैं पेआफ के, और कराची में हमें ज्वाइन करेंगे रियाज एंडी, हमारे नुमाइंदे हैं, बिजनेस के रिपोर्टर हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं और काफ़ी अरसे से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एंडी, आपका बहुत शुक्रिया। अशारी साहब का बहुत शुक्रिया। आपसे स्टार्ट करता हूँ। आपने अभी एक स्टेटमेंट जारी की थी पेआफ के फ्रंट की तरफ से, अखबारों में भी छपी थी। उसमें आपका जो फोकस था वो था सेकुलर डेट की तरफ और पावर की तरफ। जी। थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, इस साल में इससे क्या क्या असरात पड़े। देखिए, तो असरात तो मेरे ख्याल में इतनी दफ़ा इसका जिक्र हो चुका है कि बात बड़ी रेपिटेशन वाली हो जाएगी, मगर असल बात यह है कि हमारा असल बात भी यही है। जी, हमने 120 बिलियन रुपीस पे भी किए हैं इस मद में सेकुलर डेट की जो मैं बात करता हूँ। उसके बावजूद ये अब क्रॉप अप करके फिर दोबारा से 200 बिलियन रुपीस हो गए। मेरा ये सजेशन थी कि इस बजट में सबसे पहला और एक फोकस पॉइंट ये होना चाहिए कि हमने ये यकमुख्त अदा कर देना, ताकि सिर्फ देखिए ये एनर्जी का क्राइसिस जो है ना, ये इंडस्ट्री या ट्रेड के लिए नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मामला है कि ये इसमें सारे जो इंसान है ना जी, वो खुशी खुशी काम करना शुरू हो जाएंगे और घरों से लेके देहातों तक एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी और ये अब इंतजार नहीं रहेगा। एंडी, मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा एंडी, कई साल हो गए हमें इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह के प्रोग्राम्स करते हुए। मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, आपके बालों को जिक्र करना शायद मुनासिब नहीं, लेकिन हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं और वही बुनियादी बातें करते हैं और हमेशा हम यही बात कर रहे होते हैं कि सोल्यूशन क्या है और सोल्यूशन क्या है, और कोई सोल्यूशन सामने नहीं आता। क्या वजह है आपके ख्याल से इसकी? सीरियसनेस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछले साल का बजट स्पीच अगर आप उठा के देखें तो दो जो चीज़ें थी जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस था, वो पहला तो ये एनर्जी क्राइसिस था, क्योंकि हमने अपनी रिकवरी को इंश्योर करना था कि उसको हमने कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई थी कि एनर्जी क्राइसिस के ऊपर हमने तवज्जो देनी है। 131 बिलियन रुपीज़ उन्होंने एलोकेट भी किए, 20 बिलियन का एक फंड भी बनाया है। लेकिन अगर आज आप देखें तो हम वहीं के वहीं हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर बात की गई, वी आर एंड उसकी वजह यही समझ में आती है कि शायद हम ये जो बहरान है उसको क्रिएट कर रहे हैं। नाउ एक बड़ा अजीब फिनोमिनन है हमारे यहाँ पर कि पहले चीजों को खराब करके, नॉट रियली, बट एक तरीक़ाकार हमारे यहाँ ऐसा है वारदात का, आप ये कह लें कि पहले चीजों को खराब किया जाता है ताकि फिर जवाब बना के उसकी अगर उसके रेट बढ़ाने हैं या अगर कोई और काम आपने करना है तो उसके लिए जवाब बनाया जाता है। एंड दैट कुड बी बारहा, जैसे
जैसे बिल्कुल आप रेंटल पावर को देख लें कि उसको आप चला तो फर्नेस ऑयल के ऊपर रहे, लेकिन आपके पास और जो कैपेसिटीज हैं उसको देने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट, वो भी फर्नेस ऑयल से ही चल रही है, आईपीपीज जो है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं कि आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप फर्नेस ऑयल पे चलाएं तो बात तो वही होती थी, बल्कि आपके वो पैसे बच जाने थे जो रेंट आउट किए आपने। तो समहाउ वो सीरियसनेस नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहेगा। अनीस, अगर आप नीम का दरख्त लगाएं और आप समझें कि उससे आम खाएंगे तो ये तो नहीं हो सकता, एंड ये नहीं होगा आगे जाते हुए भी जब तक सीरियसनेस नहीं आएगी। इस साल भी आप देखेंगे कि यही बातें होंगी कि हमने एनर्जी के क्राइसिस के ऊपर हमने काबू पाना है किसी तरीके से। लश्कर साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, क्विकली, मैंने काफ़ी शहरों का दौरा किया इस दफ़ा, कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रोग्राम के अंदर। एक और इशू जो बढ़ती हुई महंगाई है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा जंप की हैं पिछले बजट के बाद से। अब उसमें जो ताजिर हैं, जो काम कर रहे हैं, सनतकार हैं, वो ये कहते हैं कि हमें बताएं कि हमारे पास मार्जिन कहाँ बचता है। देखिए मार्जिन तो बच ही नहीं रहा ना जी, क्योंकि देखिए जैसे बिजली का तो एक एस्पेक्ट है ना, दिस इज़ वन इशू। सो इस पे इशू दर इशू शुरू हो जाते हैं कि आप जब ऑर्डर लेते हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है, जी इन्फ्लेटरी जो हमारे प्रेशर्स हैं उसकी वजह से बढ़ता चला जाता है। वो आज वही रॉ मटेरियल ख़रीदता है तो उसको और प्राइस पे मिलती है, 10 दिन के बाद ख़रीदता है तो फिर उसको और प्राइस पे मिलती है, और उसके मार्जिन जो हैं वो अल्टीमेटली श्रिंक करता जाता है, और वो बिल्कुल ही मे बी एट कॉस्ट ही वो दे रहा हो, और अगर वो अपनी प्राइस बढ़ा के किसी को आगे देता है तो वो कंपेटिटिव नहीं रहता, तो वो उसका माल बिकता नहीं है। सो ये जो एक विशेष सर्कल चल रहा है ना जी, उसमें से निकलने के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि हम पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि हम प्रोडक्शन ही उस मटेरियल की करें या उस प्रोडक्ट की करें जिसका रॉ मटेरियल हमारे मुल्क में मौजूद हो, क्योंकि दुनिया में जो अक्लमंद और सियाने मुल्क हैं वो यही कर रहे हैं। उनकी लेकिन हम ये भी तो करते हैं जो रॉ मटेरियल हमारे पास होता है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद महंगा हम इंपोर्ट करते हैं, महंगा बात से खरीदते हैं, और हम शायद इसको समझते हैं कि बड़ी ये हम बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि हमने अपना तो माल बेच लिया, बिकॉज हालांकि हम उसमें भी ट्रेड डेफिसिट अपने लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। नहीं, देखिए बुनियादी बात वही है कि हमारी प्रायोरिटीज जो है ना जी वो इन द राइट डायरेक्शन नहीं है। पॉलिसीज़ का प्रॉपर फुदगान है इस मुल्क में कि आपको पता होना चाहिए कि अपना रॉ मटेरियल के अपना काम करना है, कोई फालतू अगर बचता है तो फिर आपने बाहर बेचना है। छोटा सा ब्रेक हमें लेना है लशारी साहब। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, हम बात कर रहे हैं बिजनेस के हवाले से, हम बात कर रहे हैं सनतों के हवाले से, इसे कंटिन्यू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि हमने काफ़ी शहरों का विजिट किया, फैसलाबाद उनमें शामिल है। आइए आपको दिखाते हैं फैसलाबाद में हमने क्या देखा। नाज़रीन, हम फैसलाबाद में मौजूद हैं और अब तक आपने देखा है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर कि लोगों का बजट के बारे में क्या कहना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर 2 महीने बाद हर चीज़ की कीमत बढ़ जानी है तो बजट की एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है। हम आज भी फैसलाबाद में थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगले बजट के हवाले से लोगों में क्या खदशात पाए जाते हैं, क्या कोई तवक्को भी है, लोग क्या समझते हैं, अगला बजट उनके लिए क्या खबर लेके आएगा। आइए लोगों से बात करते हैं। बजट आने वाला है, पहले तो पिछले साल का बताएं, जो बजट आया उसके बाद इंडस्ट्री पे क्या गुजरी। जो पिछले साल का बजट था वो तो बजट सिर्फ बजट बनाने की हद तक था, उसके बाद सारा साल ये बजट आते रहे हैं, हर महीने में लोगों के ऊपर बम गिरते रहे हैं। कभी बिजली का गिरा है, रेट बढ़ गया, कभी उन्होंने गैस का रेट बढ़ा दिया है, कभी टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, कभी ये फ्लड टैक्स लगा दिया है, कभी कोई टैक्स लगा दिया है, कभी किसी जगह पर ये कभी पेट्रोल का लगा दिया है। ये हर दफ़ा हर बात पर हर महीने में ये जो आवाम पे ऊपर ये जो बम गिराते रहते हैं ये चला रहा है। हर 24 घंटे बाद बजट उस बजट में क्या होता है? महंगाई होती है, हर चीज़ महंगी हुई होती है। अच्छा, पहले क्या काम मिल जाया करता था? पहले काफ़ी काम था, अल्लाह का शुक्र था पहले। अब कितने दिन के बाद काम मिलता है? ऐसा भी होता है दिन में काम ना मिले पूरा? आज 10 दिन हुए बिल्कुल बेले हैं। हमें यही तवक्को है कि ये तबाही होगी बस, और कुछ नहीं हो सकता, रिलीफ नहीं मिल सकता आवाम को।
ये इनसे बेहतर, मैं माजरत के साथ कहूँगा आवाम से कि इन जमहूरियत से वो मार्शल ज़ियाउल हक का अच्छा था, जिसने 1 रुपया बढ़ने नहीं दिया और कभी कारोबार को डाउन नहीं होने दिया। ये ज़ियाउल हक दौर में था। और मुशर्रफ ने भी कुछ कंट्रोल किया कीमतों पे। आजकल तो कोई कंट्रोल का नाम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इस वक्त जो मजदूर हैं ये कम से कम सोच रहे हैं, कम से कम इनकी तनख्वाह 12,000 रुपये जो बुनियादी स्केल है ना, वो होना चाहिए। तो किसी हद तक मजदूर को कुछ ना हौसला अफजाई हो जाएगी कि हुकूमत हमारे बारे में कुछ सोच रही है, वरना 6-7 हज़ार में तो गुजारा जो है ना बहुत ही मुश्किल है। वो तो मजदूर पिस रहा है, वो तो शुरू से जो पाकिस्तान का हालत है, लेकिन इस वक्त जो लोड शेडिंग की वजह से ज़्यादा पिस रहा है, क्योंकि वो बिजली नहीं है, काम नहीं है, तो काम नहीं है तो वो चीज़ें दिन ब दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हर चीज़ जिसको देख लो घी है वो रोज़ उसका रेट बढ़ रहा है, रुपया 2 रुपया, चीनी है वो। अब यकीन नाज़रीन, फैसलाबाद में लोगों को क्या कहना है बजट के हवाले से, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ तकरीबन यही बात हर जगह से मुझे सुनने मिली। एंडी हमारे साथ मौजूद है कराची से। एंडी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल से बाहर होती हैं। फ्यूचर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरनेशनली वो ट्रेड होता है, क्रूड की कीमतें बढ़ जाती हैं, कमोडिटी की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस दफ़ा तुम कॉटन की वजह से थोड़े से बच गए, शायद अगले साल या कुछ आने वाले दिनों में सूरत हाल ना हो। अपने आप को बचाया कैसे जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने अपनी जो बजट की तैयारी है उसको ठीक करना है। पिछले साल का जो बजट था वो 3 साल के फ्रेमवर्क के साथ दिया गया था, यानी उसके हिसाब से इस साल के जो टारगेट होने चाहिए थे वो क्या थे? 5% रियल जीडीपी के ग्रोथ होता है, नहीं नजर आता। इन्फ्लेशन का टारगेट 8% जो होना चाहिए, खुद सलमान साहब ने खुद बनाया था, एफबीआर के जो इस वक्त चेयरमैन है, उस वक्त सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने ही बनाया। और टोटल रेवेन्यू 15.5% ऑफ जीडीपी, टैक्स रेवेन्यू 11.7%, एंड यू जस्ट गो ऑन, और आपके यू जस्ट स्क्रैच योर हैट कि ये क्या इन्होंने लिखा हुआ है, वजह क्या है? विश लिस्ट लगती है, बजट नहीं लगता है वैसे ही। और मिस मैनेजमेंट की मैं आपको और चीजें बताता हूँ। एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर इन्होंने बात की है, इसके ऊपर इन्होंने शामिल किए यूरो बॉन्ड्स 43 बिलियन रुपीस के। यस, 43 बिलियन रुपीस। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर शौकत तरीन साहब ने कहा था कि एक रिक्वेस्ट की थी इनसे, और बल्कि इनको कहा था कि आप अपने बजट के अंदर टोक्यो प्लेजेस को शामिल ना कीजिएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इन्होंने फिर भी इसके बावजूद 55 बिलियन डाले। अच्छा, मुझे क्विकली जरा सुहेल साहब से जरा इस पे मुझे जो है ना वो ले लेने दें कमेंट। सुहेल साहब, एंडी ने बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉइंट आउट की हैं, आपने फैसलाबाद में लोगों के कमेंट्स भी सुन लिए। महंगाई बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ सारिफ के लिए नहीं बल्कि जो कारोबार कर रहा है उसके लिए भी। मसला उसको ये होता है कि ना सिर्फ उसका जो मटेरियल महंगा होता है, जो सारिफ के लिए इशू है तो वो मार्केट में नहीं आता, बाजार में उसकी चीज़ बिकती नहीं है। तो ये सर्कल पूरा जब कंप्लीट होता है तो आपका बाजार खाली है, चीज़ें महंगी हैं और बिक नहीं रही। ऐसा ही है। और देखिए, ये जब तक रहेगा, जब तक मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम प्रॉपर अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाते कि एक कारोबार को हमें चलाना कैसे है। जहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर भी ये कहे कि जिस सियासत डे टू डे होती है तो इसमें इसका मतलब है कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, तो हमारी बिजनेस में भी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है कि हम आज कुछ रेट निकालते हैं, कल कुछ रेट निकालते हैं, फिर ग्राहक को देखते हैं, कुछ ही हो जाता है और समझ भी नहीं आती है। अच्छा, आपके जो फ्रंट है उसकी क्या तजावीज़ हैं इस बजट के हवाले से? आपका क्या ख्याल है, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि जो बजट का बनाने का तरीका कार है ना जी, उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता एक चेंज आना चाहिए कि ये नहीं कि जी एक स्पीच हुई, उस पर बैठे जो भी उसके पीछे होमवर्क हुआ उसमें स्टेक होल्डर्स नहीं शामिल होते और वो आप वाली बात एक विश लिस्ट हम बना लेते हैं, जब आप बैठे बजट वो बजट नहीं होता है। और वो फिर उसमें जो डिफिसिट होता है फिर हम वो कहीं ना कहीं से पूरे करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी चादर वाला तो बजट बनाते नहीं है, हमारे पास यही बजट हम बड़े अरसे से आपके प्लेटफॉर्म से भी और अदरवाइज भी ये कहते चले जा रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन नहीं, ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करें। जब आपका ग्रोथ डेवलप होगा, रेवेन्यू आपका डेफिनेटली जनरेट होगा। वो कभी भी इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं दिया कि हम इस तरीके से ग्रोथ को। एंडी, क्विकली, क्या हम इस बजट में ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? कोई इम्कान नजर आता है? मुझे तो इतना हौच पौच है कि समझ नहीं आती। कोई चीज ऐसा लगता है कि टाइटनिंग कर रहे हैं। मॉनेटरी साइड पे अगर देखें तो 140 और बिलियन का टारगेट था, 625 बिलियन ले चुके हैं और उसके बावजूद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, सरप्राइजिंगली नहीं बढ़ा।
डेफिनेटली आपकी रुपये के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और रुपये अगर महंगा होता है तो इन्फ्लेशन का क्या? बिल्कुल। एंड मैं स्टेट बैंक की एक स्टडी को, इंटरनल स्टडी को कोट करना चाहूंगा कि अगर साल 1% फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहे तो उसका इम्पैक्ट 2% इन्फ्लेशन की सूरत में अगले साल आता है। 3% फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, 4% का टारगेट था, हम एंड करेंगे 7% के करीब में। 6% तो ये आएगा। 12% का अगर आप इन्फ्लेशन टारगेट रख रहे हैं और 6% यहां से आना है, अगर ये शामिल नहीं किया तो थिंक अबाउट इट, हम तो 17-18% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। खाएंगे क्या? और जी तो आपकी फिजिकल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो बिजनेसेस को और इन्वेस्टमेंट को, एक्टिविटीज को सपोर्ट करे। यहाँ तो फिजिकल पॉलिसी जैसे आप हम सारे बातें कर रहे हैं कि इतनी टाइट है कि वो गवर्नमेंट की बोरिंग इतनी ज्यादा है, वो इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा है, बोरिंग का रेट इतना ज्यादा है, 600 से ऊपर जा रहे हैं जी। तो वो फिर किस तरह आप इस एक्टिविटी को जनरेट करेंगे? 40% का तो आपका और मसले मसाइल सिर्फ बिजली का ही नहीं, आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या हाल है। और रिसेंटली तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में डिस्टर्ब हो गए हैं सारे ही, और वो लोग जिनके पास पैसे हैं वो परेशान है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा ही सिर्फ सारा कुछ नहीं है, इट इज द ओवरऑल एनवायरनमेंट इन द कंट्री। और गवर्नमेंट का काम पैसे जनरेट करना तो बिजनेस एनवायरनमेंट फराहम करना है। तो मैं उसकी तरफ आपको लेके आना चाहता हूँ कि इनको ऐसी फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए जिसमें बिजनेसमैन फील्स कॉन्फिडेंट एंड टू इन्वेस्ट। लास्ट वर्ड ये कि अभी फिलहाल आप ये देखते हैं कि बजट में अगर एनवायरनमेंट बेहतरी फिस्कल पॉलिसी के हवाले से कर दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोल्यूशन आ जाए, तो शायद आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता हालात कुछ बेहतर में बहुत हौसला है, अब तक नजर आता है। आई थिंक अनीस, इवन देन हमारे लिए बड़ा मुश्किल साल है 2012। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सिर्फ और रेवेन्यू डेफिनेटली एक इम्पैक्ट। वी कम टू द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम। एंडी बहुत बहुत शुक्रिया, लाशावी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एंडी का ये कहना है कि अगर बिजली की कीमत, तवानाई का बहरान, इन सब चीज़ों के ऊपर भी कोई स्ट्रैटेजी आ भी जाए, अगला साल हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लाशावी साहब का कहना है हम रेजिलिएंट कौम हैं, देखते हैं हम कितने रेजिलिएंट हैं। कल फिर हाजिर होंगे। अनीस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।